शफ़क़त की इंतहा पहले कुदरतुल्लाह गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद को मुफ़क्किर, अज़ीम मुसलमान मोहसिन पाकिस्तान कहते थे और फिर क्यों उन्हें पाकिस्तान का सबसे बदतरीन हुक्मरान लिखते रहे। क्या कुदरतुल्लाह शहाब फ़ौजी आमरों की चापलूसी में पाकिस्तानी तारीख़ में पहले नंबर पर हैं? कुदरतुल्लाह शहाब की ऐवान सदर में एंट्री कैसे हुई? ऐवान सदर में खूबसूरत अंग्रेज़ मिस बोरल उचक कर कुदरतुल्लाह शहाब की गोद में बैठी तो उन्होंने क्या किया? औरतें कैसे ऐवान सदर में कुदरतुल्लाह शहाब की इज्जत हासिल करने के लिए ताक लगा कर बैठा करती थीं? ऐवान सदर में शैतान ने कैसे मिस बोरल के जरिए कुदरतुल्लाह शहाब की इबादत में खलल डाला? ताबेदारी की इंतहा कुदरतुल्लाह कैसे गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद की थूकें भी साफ किया करते थे? क्या कुदरतुल्लाह शहाब जमहूरियत दुश्मन थे और जनरल अयूब के कसीदे गाया करते थे? कुदरतुल्लाह शहाब ने कैसे सिकंदर मिर्ज़ा के इक़्तिदार में ऐवान सदर में ना सिर्फ अपनी नौकरी पक्की रखी बल्कि तरक्की भी हासिल की और सबसे बढ़कर कुदरतुल्लाह शहाब ने सदर सिकंदर मिर्ज़ा की अहलिया मोहतरमा नाहीद मिर्ज़ा पर क्या घटिया इल्ज़ामात लगाए? मर्द अब्रेशम कुदरतुल्लाह साहब की ज़िंदगी पे मैंने उस मर्द अब्रेशम को जो तासर उससे लिया, जैसे मैंने उन्हें जाना, इतने बड़े आदमी को। तो मुफ्ती साहब ने कहा यस यू आर राइट, ये मैंने लोगों को एक्साइट करने के लिए किया कि कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज़ मुफ्ती और अशफाक अहमद का रूहानी निज़ाम और उनके बाबे महज झूठ का पलंदा हैं। मुझे पता चला कि वो एक गुप्त बुजुर्ग और किसी मिशन की तकमील के लिए ड्यूटी पर लगे। कुदरतुल्लाह शहाब को बता दूं कि मैंने उनकी दरख्वास्त जो है अपने बरगज़ीदा वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी थी। उन्होंने अज़राए नवाज़िश इसे मंजूर फरमा लिया है। लेकिन मुझे ये देखकर हैरत होती कि अमली तौर पर वो हर वक्त अल्लाह को उंगली लगाए साथ साथ लिए फिरते। आप एक गलत कहानी पे उस्तवार करके अगर लोगों को खुदा की तरफ ले जाना चाहते हो और लोगों को पता लग गया कि इब्तदाई किस्सा ही गलत है, झूठा है, तो फिर लोगों को उस खुदा का क्या एतबार है? पाकिस्तान बन गया तो कुदरतुल्लाह शहाब ने या खुदा के नाम से एक नावल लिखा। पहले उन्हें वजारत तिजारत में अंडर सेक्रेटरी तैनात किया गया और फिर आज़ाद कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी। कुदरतुल्लाह शहाब आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल इख्तियारात के साथ थे। इसके लिए उन्होंने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया, सिफारिश लड़ाई और उन्हें सरकारी ओहदे और टाइटल कितने अजीज़ थे इसका अंदाज़ा आप इस समर से लगाएं कि उन्होंने खुद ही अपने आप को चीफ सेक्रेटरी कहलवाना शुरू कर दिया। आज़ाद कश्मीर में उन्होंने नए मुल्क में सरकारी स्ट्रक्चर तश्कील दिया, महकमों की तश्कील और उनको मजबूत किया। यहाँ से उनका तबादला कराची हो गया। उन्हें वजारत इत्तलात व नशरियात में फ़ौरन पब्लिसिटी का इंचार्ज डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया। फिर जंग में उनका तबादला बतौर डिप्टी कमिश्नर हुआ। उन्होंने हॉलैंड से 6 माह का कोर्स किया, फिर हज के लिए गए। वापस आकर उन्हें सूबा पंजाब में डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ तैनात किया गया। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था। कुदरतुल्लाह एक सरकारी अफसर थे, शानदार लिखारी थे। वो सरकारी अफसरी करते, कहानियाँ लिखते और मज़ेदार ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से चले जाते। मगर फिर अब वो ऐवान सदर में आने वाले थे और फिर कुदरतुल्लाह ने ताकतवर रहने के लिए खुशामद के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। उन्होंने फ़ौजी आमरों की चापलूसी में पाकिस्तान में पहला नंबर हासिल किया। पाकिस्तान के नामवर अदीबों को रूहानी और सरकारी नौकरी के चक्करों में फंसाकर अपना मुरीद बनाया और फिर इस ग्रुप ने मिलकर कई दहाइयों तक पाकिस्तानी अवाम को झूठ का मंजन बेचा। आज भी अगर कोई पाकिस्तान में रूहानी बाबों पर यकीन करता है, उनके दामे फ़रेब में आता है, तो इसका कसूर कहीं ना कहीं कुदरतुल्लाह शहाब और उनके पेड अदीबों को ज़रूर जाता है। काश कुदरतुल्लाह कभी ऐवान सदर में ना आते तो शायद पाकिस्तान की अवाम की फ़िक्री शक्ल कुछ और होती, मगर ऐसा ना हो सका। और यहाँ से शुरू होती है दरअसल कुदरतुल्लाह शहाब की असल कहानी। ये साल था 1954। मुल्की मंजरनामा बहुत अफसोसनाक था। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद कुदरतुल्लाह शहाब के गवर्नर जनरल हाउस में आने से पहले तकरीबन 1 साल कबल ख्वाजा नाज़मुद्दीन को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए घर भेजकर अपने वफ़ादार मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म बना चुके थे।
1954 کے اوائل میں ہی مشرقی پاکستان میں انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ کی ضمانت ضبط ہو چکی تھی۔ حکمران جماعت کو صرف 10 نشستیں حاصل ہوئی اور سیاست دانوں کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں گورنر جنرل اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات کا اعلان نہ کر دیں، تو انہوں نے سپتمبر 1954 میں چوری چھپے رازداری سے آئین ساز اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ پہلے شروع کیا اور صرف 10 منٹ میں گورنر جنرل غلام محمد کے وہ تمام اختیارات لے لیے جن سے وہ وزیر اعظم کو گھر بھیجا کرتے تھے۔ اگر گورنر جنرل مشرقی پاکستان میں انتخابی نتائج پر اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات کا اعلان کرتے تو وہ بھی آئینی اقدام ہوتا۔ ارکانی اسمبلیوں کی طرف سے آئینی طور پر ان کے اختیارات کم کرنا بھی آئینی اقدام ہی تھا، مگر پھر غلام محمد نے ہوس اقتدار میں پاکستان کی تاریخ کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہوں نے اپنے وفادار اور غیر اصولی سیاستدان محمد علی بوگرا کو ساتھ ملایا، قانون ساز اسمبلی توڑ دی، کابینہ برطرف ہوگی اور ایک نئی کابینہ تشکیل دی گئی جس کے سربراہ محمد علی بوگرا بن گئے، اور یہ سراسر غیر آئینی اقدامات تھے۔ اور ایسے ہی وقتوں میں گورنر جنرل ہاؤس میں قدرت اللہ شہاب کی انٹری ہوتی ہے۔ قدرت اللہ لاہور میں پنجاب کی صوبائی حکومت کے ماتحت ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کے طور پر تعینات تھے۔ 24 اکتوبر کو گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلیاں توڑی تو اس کے ساتھ 8 روز بعد ہی قدرت اللہ کو گورنر جنرل کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ قدرت اللہ 27 اکتوبر کو کراچی میں ہی تھے جب انہیں کیبنٹ سیکرٹری مسٹر عزیز کے دفتر سے فون آیا۔ وہ ملاقات کے لیے پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ گورنر جنرل غلام محمد ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ قدرت اللہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے تو ایک کمرے میں غلام محمد اور ان کی پرسنل انگریز سیکرٹری مس روتھ بورل بیٹھی تھیں۔ مس بورل سویڈن کی رہنے والی تھی، مغربی جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے میں اسٹینوگرافر تھیں۔ 1953 میں غلام محمد نے پرسنل سیکرٹری مقرر کیا اور ابھی وہ کمرے میں غلام محمد کے ساتھ موجود تھیں۔ قدرت اللہ شہاب اس سے قبل کبھی غلام محمد اور ان کی سیکرٹری سے نہیں ملے تھے، مگر انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے لکھنے کی ساری فنکاری غلام محمد اور ان کی سیکرٹری کو منفی دکھانے میں صرف کر دی۔ انہوں نے مس بورل اور غلام محمد پر بہت منفی اور طنزیہ تبصرے کیے، جس کا احوال وہ اپنی کتاب شہاب نامہ میں کچھ یوں لکھتے ہیں: دونوں نے نظریں گاڑ کر مجھے سر سے پاؤں تک گھورا، پھر گورنر جنرل نے بچوں کی طرح ہو گاں کر کے کچھ بولنا شروع کیا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو مس بورل بولی: ہز ایکسیلنسی فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سیکرٹری ٹو گورنر جنرل کی پوسٹ کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس نازک زمانے میں یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ ایچ ای کا حکم ہے کہ آپ ابھی نیچے جائیں اور اپنی پوسٹ کا چارج سنبھالیں۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ صاف انکار کرنا تو مشکل تھا، اس لیے میں نے ایک عذر لنک پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ جب تک صوبائی حکومت مجھے وہاں سے فارغ نہ کرے، کسی اور پوسٹ کا چارج لینا بڑی بے ضابطگی ہوگی۔ یہ بات سن کر مسٹر غلام محمد غصے میں آ گئے، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے کڑک کر کچھ غوں غاں کی۔ اس کا مفہوم مس بورل نے مجھے یوں سمجھایا: ہز ایکسیلنسی فرماتے ہیں پنجاب گورنمنٹ جہنم میں جائے۔ جس بے ضابطگی کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی آپ کے سمیت جہنم میں جائے۔ پنجاب کے چیف منسٹر ملک فیروز خان نون اتفاق سے نیچے بیٹھے تھے، انہیں یہیں بلایا جا رہا ہے تاکہ وہ آپ کو پنجاب سے فارغ کر دیں۔ اس کے بعد آپ فوراً نیچے جا کر اپنی پوسٹ کا چارج سنبھال لیں۔ قدرت اللہ شہاب کے بقول انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن آخرکار انہیں چارج لینا پڑا اور اس طرح ان کی انٹری گورنر جنرل ہاؤس میں ہو گئی اور پھر وہ 9 برس تک پاکستان کے سب سے طاقتور افراد کے سیکرٹری رہے۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنے ان 9 سالوں سے شہاب نامہ میں اکثر بیداری کا اظہار کیا ہے۔ وہ گورنر ہاؤس اور قصر صدارت اسلام آباد کو بیت الجن یعنی جنوں کا گھر قرار دیتے رہے، مگر گورنر جنرل غلام محمد کو لے کر قدرت اللہ نے بہت منافقت کا ثبوت دیا۔ ایک وقت میں ان کی نظر میں غلام محمد سے بڑا سیاستدان اور مفکر پاکستان میں نہیں تھا، وہ پاکستان کا سرمایہ تھے، مگر جب شہاب نامہ لکھی تو غلام محمد پاکستان کے بدترین حکمران بن چکے تھے۔ انہوں نے گورنر جنرل غلام محمد اور ان کی سیکرٹری مس بورل کے لیے بہت نفرت انگیز الفاظ کا استعمال کیا، مگر مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں یہی مس بورل قدرت اللہ شہاب اس مس بورل کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور پھر لمبے عرصے تک بیرون ملک بھی اس مس بورل سے ملاقاتیں جاری رہیں۔
मगर कुदरतुल्लाह शहाब अपने नवाजे हुए अदीबों के झुरमट में खुद को एक ऐसा स्टड बनाकर पेश करते जिस पर मिस बोरल आशिक हो चुकी थी। वो ईवान सदर में छुपते फिरते थे और मिस बोरल जैसी खूबसूरत खातून अपनी तस्कीन पूरी करने के लिए उनकी इज्जत के दर पे थी और उन्हें ढूंढा करती थी। मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलख नगरी में कुदरतुल्लाह शहाब के अपने अल्फाज मुलाहिजा फरमाएं। फिर वो मिस बोरल थी, वो बोला, वो बड़ी हसीन औरत थी। एक दिन उचक कर वो मेरी गोद में आ बैठी, खौफ से मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसे उठाकर फर्श पर दे मारा और भागा। फिर जब तक वो सदर घर में रही, ताक में बैठी रही और मैं खौफ से थर थर कांपता रहा। मिस बोरल ना सिर्फ कुदरतुल्लाह शहाब की इज्जत तार तार करने की घात में थी, बल्कि वो उनकी इबादतों में खलल डालने में भी गैर शऊरी तौर पर शैतान की आलाकार बना करती थी। रमज़ान का महीना था, कुदरतुल्लाह शहाब का प्लान था कि वो 27 की रात इबादत करेंगे। मिस बोरल ने कुदरतुल्लाह शहाब को फ़ोन किया कि लंच मेरे साथ करो। कुदरतुल्लाह शहाब लंच करने पहुंच गए और इसका नतीजा ये निकला कि उन्हें 27वीं का रोज़ा छोड़ना पड़ा और फिर इसी रात की वो इबादत भी ना कर सके। कुदरतुल्लाह शहाब इसको शर की ताकतों की साजिश करार देते थे जिन्होंने मिस बोरल को उनके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, मगर कुदरतुल्लाह ये नहीं बताते कि उन्होंने क्यों लंच के लिए अपना 27वें रमज़ान का रोज़ा छोड़ दिया। नवंबर 1954 में उन्होंने इस पोस्ट का चार्ज संभाला था। शहाबनामा के मुताबिक गवर्नर जनरल हाउस में कुदरतुल्लाह शहाब के इब्तदाई दिन कुछ इतने अच्छे ना थे। उन्हें गुलाम मोहम्मद एक साजिशी जहन के हुक्मरान लगते थे। उन्हें गवर्नर जनरल हाउस आसेफ ज़दा लगता था। सब मुलाजमीन रोबोट्स की तरह लगते थे। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को फालिज हुआ था। उन्हें चलने फिरने और खाने पीने और बोलने में दिक्कत थी। कुदरतुल्लाह शहाब का काम ये था कि वो अपने बॉस की ज़रूरियात का ख्याल रखते, अपने सरकारी फ़राइज़ अदा करते, उनके नोट्स लेते, उनकी मीटिंग्स मैनेज करते। मगर कुदरतुल्लाह शहाब तो ख़ुद अपने अंदर एक बहुत बड़े सियासतदान थे। वो भी शायद दीगर पाकिस्तानियों की तरह समझते थे कि अगर वो गवर्नर जनरल की कुर्सी पर बैठ जाएं तो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं, और शायद इसीलिए वो गवर्नर जनरल हाउस की सियासत में अपने फ़राइज़ की खिलाफ वर्जी करते हुए दखल अंदाजी भी करते थे। सियासी मामलात पर कड़ी नज़र रखते थे और ये यकीन रखते थे कि उनका गवर्नर जनरल हाउस में आना दरअसल किसी रूहानी एजेंडे का हिस्सा है। दरअसल वो किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा है और पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने वाली टीम में उनका अहम मकाम है, और ये काम दरअसल जनरल अयूब ने करना था जो इस ग्रैंड प्लान का हिस्सा थे। कुदरतुल्लाह शहाब उन दिनों गवर्नर जनरल हाउस में ही थे जब गुलाम मोहम्मद असम्बलियाँ तोड़कर मुल्क को पहली बार फ़ौज के हवाले करने के मंसूबे बना रहे थे। सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब उनके ख़ास थे। उनका ख्याल था कि वो पाकिस्तान को आर्मी के हवाले करेंगे और ये सब मिलकर अगले कई साल तक हुकूमत के मज़े लेते रहेंगे। जनरल अयूब और सिकंदर मिर्ज़ा सरकारी दौरे पर बरतानिया थे, जिन्हें फ़ोन करके ख़ास तौर पर बुलवाया गया। सब मिलने गए। जनरल अयूब को कमरे में रखकर बाकी सबको बाहर निकाल दिया गया और फिर गुलाम मोहम्मद ने तकिए के नीचे से 2 दस्तावेज़ात निकाल कर जनरल अयूब के सामने रख दी। एक में गवर्नर जनरल का ऑर्डर था कि मैं यानी गवर्नर जनरल अपने इख्तियारात जनरल अयूब को सौंपता हूँ, वो 3 माह के अंदर अंदर आइन तैयार करेंगे। दूसरी दस्तावेज़ जनरल अयूब की तरफ से थी कि मैं इस पेशकश को कबूल करता हूँ, और फिर ऐसा ही हुआ। अब जनरल अयूब के पास गवर्नर जनरल के कई इख्तियारात आ चुके थे। इसके साथ उन्हें वज़ीर दिफ़ा भी बना दिया गया और दूसरे कार ख़ास सिकंदर मिर्ज़ा को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। कुदरतुल्लाह शहाब किस कदर ताबेदार सरकारी अफसर थे, इसका अंदाज़ा आप इस अमर से लगाएं कि एक तरफ वो ग़ुलाम मोहम्मद को पाकिस्तान की तबाही के दहाने पर पहुंचाने का ज़िम्मेदार समझते थे, मगर दूसरी तरफ वो उनकी थूकें भी साफ़ करते थे जो उनके सरकारी फ़राइज़ में शामिल भी नहीं था। वो अपनी किताब शहाबनामा में खुद लिखते हैं, अपने इस अज़म का अमली मुज़ाहरा करने की खातिर मिस्टर गुलाम मोहम्मद ने कार में ज़ोर से थूका, जो उछट कर उनके कॉलर पर गिरा। एडीसी अगली सीट पर बैठा था, उसने एक नैपकिन मुझे दिया। मैंने इससे कोट का कॉलर साफ़ करने की कोशिश की। उन्होंने नफ़रत से कई बार थूका और कारपोरेशन के लॉन तक पहुँचते पहुँचते बड़ी मुश्किल से उनके कोट कॉलर और आस्तीन साफ़ की गई। कुदरतुल्लाह शहाब ने गुलाम मोहम्मद के लिए हर किस्म की सहूलत फराहम की। वो शदीद बीमार हुए
اور انہیں خفیہ طور پر سوئٹزرلینڈ علاج کے لیے بھیجا گیا تو یہی قدرت اللہ شہاب تھے جو گورنر جنرل بن کر کالی اینک اور جناح کیپ پہن کر گورنر جنرل کی سرکاری گاڑی میں بطور غلام محمد بیٹھ گئے تاکہ گورنر جنرل ہاؤس سے ایئرپورٹ تک پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا سکیں کہ گورنر جنرل بالکل ٹھیک ہیں اور غیر ملکی دورے پر جا رہے ہیں، جبکہ سرکاری پروٹوکول میں نقلی گورنر جنرل بن کر قدرت اللہ شہاب ایئرپورٹ تک پہنچے۔ جب جنرل ایوب سکندر مرزا اور دیگر کی وجہ سے اتنے مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے غلام محمد کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تو یہی قدرت اللہ شہاب تھے جو اعلیٰ سطحی میٹنگز میں موجود رہتے اور گورنر جنرل کو سبکدوش کرنے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جنرل ایوب کی کوششوں سے غلام محمد کو مستعفی ہونا پڑا، اور یہ سب کیسے ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے، مگر اب گورنر جنرل ہاؤس میں سکندر مرزا کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ مگر سکندر مرزا کے دور میں جھانکنے سے پہلے قدرت اللہ شہاب کی منافقت کا ایک رخ آپ کو دکھانا مقصود ہے۔ قدرت اللہ شہاب 1986 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے اپنے آخری ایام میں اپنی خود نوشت شہاب نامہ لکھی جو ان کے وفات کے اگلے سال یعنی 1986 میں شائع ہوئی۔ اس آپ بیتی میں ممتاز مفتی کے رائٹنگ کرافٹ کا رنگ غالب تھا۔ قدرت اللہ خود بھی شاندار لکھاری تھے، مگر اس کتاب میں انہوں نے غلام محمد کو ایک عورت باز، پاکستان دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا۔ ان پر تنقید کرتے ہوئے اکثر لائن کراس کی، اور اسی کتاب کے اقتباس ہیں جو پاکستان کے دانشوروں نے، کالم نگاروں نے اپنے کالموں میں، کتابوں میں لکھے ہیں اور غلام محمد کو ایک نیگیٹو اور گھٹیا انسان ثابت کیا ہے۔ مگر یہی قدرت اللہ شہاب تھے جو ایوان اقتدار میں آنے کے بعد غلام محمد کے شدید مداح تھے اور ان کی خوشامدوں میں ساری حدیں پار کر جاتے تھے۔ جب گورنر جنرل غلام محمد عہدے سے ہٹے تو انہوں نے ان کے اوپر ایک مضمون دا موسٹ انفورگیٹیبل کریکٹر آئی ہیو میٹ کے عنوان سے لکھا، جس میں ان کو پاکستان کا محسن بتایا، ان کے کارنامے گنائے کہ پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ کے طور پر انہوں نے 4 متوازن بجٹ پیش کیے، پاکستان کی کرنسی جاری کی، بینک قائم کیے، اور پاکستان سے یہی انتھک محبت تھی جس کی وجہ سے دن رات کام کرنے کی وجہ سے انہیں فالج ہو گیا۔ اس مضمون میں انہوں نے غلام محمد کو دین کا سچا سپاہی اور پاکستان کا خادم قرار دیا، انہیں مفکر قرار دیا، مگر سب سے بڑھ کر قدرت اللہ شہاب نے پاکستان میں فوجی راج کی برملا اور بے شرمی سے حمایت کی۔ غلام محمد جب بار بار جنرل ایوب کو مارشل لا لگانے اور اقتدار میں آنے کی دعوت دے رہے تھے تو قدرت اللہ شہاب نے اسے بھی جنرل ایوب کی کوالٹی قرار دیا۔ ایم بی خالد نے اپنی کتاب ایوان صدر میں 16 سال میں قدرت اللہ شہاب کا ایک مضمون شائع کیا، اس کا ایک اقتباس ملاحظہ کریں۔ بے شک یہ جنرل ایوب کے اعلیٰ ظرف اور بے لوث ہونے کا بین ثبوت ہے، مگر ہمیں غلام محمد کی بصیرت کو بھی خراج تحسین ادا کرنا چاہیے، جس نے سب سے پہلے حالات کا صحیح ادراک کیا، پھر صحیح علاج تجویز کیا اور سب سے بڑھ کر اپنے سے بہتر آدمی کے لیے جگہ خالی کرنے کی پیشکش کر دی۔ ظاہر ہے ایوب خان میں اسے وہ شخص نظر آ گیا جو ملک کو اس تباہی سے بچا سکتا تھا، بلکہ سیاسی استحکام کے ساتھ اقوام عالم میں اس کا جائز مقام بھی دلوا سکتا تھا۔ اگر جنرل ایوب خان نے غلام محمد کی اس پیشکش کو مان لیا ہوتا تو ملک ان مصائب سے بچ سکتا تھا جو اس پیشکش اور اکتوبر 1958 کے درمیانی عرصے میں مقدر بنے۔ قدرت اللہ نے اس مضمون میں غلام محمد کی خوشامد کے سب ریکارڈ توڑ دیے، افسوس کا اظہار کیا کہ ہم نے غلام محمد سے کچھ نہ سیکھا، یہ بتایا کہ غلام محمد خوشامد سے نفرت کرتے تھے، یہ بتایا کہ غلام محمد ہر 3 مہینے بعد ایوان صدر میں غریب بچوں کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے ساتھ دری پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، مالی طور پر انتہائی شاندار کردار کے مالک تھے، نمازی تھے، صوفیہ سے عقیدت رکھتے تھے، سستی اور تساہل سے نفرت کرتے تھے۔ قدرت اللہ قوم کو اس بات پر شرمندہ کرتے نظر آئے کہ افسوس ہم نے غلام محمد سے کچھ نہیں سیکھا، وہ مالی معاملات میں دیانتدار تھے، نماز پڑھتے تھے، صوفیہ سے عقیدت رکھتے تھے۔ ایم بی خالد کی کتاب سے ایک اور اقتباس ملاحظہ کریں۔ در حقیقت غلام محمد وہ پہلا مفکر تھا جو اس نتیجے پر پہنچ پایا کہ پارلیمانی نظام حکومت پاکستانی عوام کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کے خیال میں یہ اسلامی اصولوں کے قطعی منافی تھا کہ سربراہ مملکت صرف خانہ پوری اور محض سرکاری تقریبات میں شرکت کے لیے موجود ہو، یہ خدا کی طرف سے عطا کرتا صلاحیتوں کا ضیاع اور اسراف ہوگا جس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا۔
कुदरत उल्लाह शहाब ने अपने इस मज़मून में जो कुछ लिखा, अफ़सोस उन्होंने शहाब नामा में ऐसा कुछ नहीं लिखा। शायद उस वक़्त तक राय अम्मा ग़ुलाम मोहम्मद के ख़िलाफ़ हो चुकी थी और कुदरत उल्लाह शहाब का मंज़िल तो अवामी जज़्बात को उभारने और उन पर अपनी धाक बिठाने का मंज़िल था। लेकिन अगर कुदरत उल्लाह शहाब एक मुनाफ़िक ना होते, तो कम अज़ कम वो एक ही शख़्स के बारे में मुख़्तलिफ़ आरा का इज़हार ना करते। अगर वो मुनाफ़िक ना होते तो जमहूरी निज़ाम की मुखालफत ना करते या बाद में उसकी हिमायत ना करते, और अगर करते भी तो कहीं इन्हें अपने साथ खुशामदी अल्फाज पर शर्मिंदगी का इजहार ज़रूर करते, मगर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। कुदरतुल्लाह शहाब आमरीत के दिलदादा थे, जमहूरियत के सख्त मुखालिफ थे। जब वो ऐवान सदर में थे तो आमिरों के कसीदे लिखा करते थे, मगर शहाब नामा में वो खुद को एक जमहूरियत का लंगड़ा सिपाही बनाकर पेश करने की कोशिश करते रहे। अफसोस पाकिस्तान के करोड़ों अवाम ने उनकी बातों पर यकीन किया, क्योंकि उन्हें कोई सच बताने वाला नहीं था। सारे अदीब दानिश्वर तो कुदरतुल्लाह शहाब के एहसानात तले दबे हुए थे। गुलाम मोहम्मद गए, साबिक हुए, तो अब ऐवान सदर में नए गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा की आमद हुई। यही सिकंदर मिर्ज़ा थे जो बाद में पाकिस्तान के पहले सदर मुमलिकत भी बने, और उनके आने के बाद सबसे पहला काम जो कुदरतुल्लाह शहाब ने किया वो उनकी अहलिया मोहतरमा नाहीद मिर्ज़ा के मुतालबे पर मिस बोरल को पाकिस्तान से रवाना करना था। कुदरतुल्लाह शहाब की अपनी इज़्ज़त भी मिस बोरल से ख़तरे में थी, तो ये भारी पत्थर भी उन्होंने ही उठाया। मगर इसके साथ ही कुदरतुल्लाह ने एक और काम किया, और वो था गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद की तारीफ़ों पर मबनी वो खुशामदी मज़मून लिखना, जिसका बहरहाल उन्हें सरकारी नौकरी में बहुत फ़ायदा हुआ। एम बी खालिद अपनी किताब में लिखते हैं, सिकंदर मिर्ज़ा ने मज़मून पढ़ा तो उसे इल्म हो गया कि बज़ाहिर ये कम गोर ढीला ढाला सेक्रेटरी किस कदर ख़तरनाक या मुफीद हो सकता है। सिकंदर मिर्ज़ा इंडियन पॉलिटिकल सर्विस का तरबियत याफ्ता था। कुदरतुल्लाह शहाब का रुतबा एक दर्जे बुलंद कर दिया और मुझे भी अगले ग्रेड में तरक्की दे दी। ये वाज़ेह सी बात है कि ग़ुलाम मोहम्मद पर खुशामदी मज़मून की वजह से सिकंदर मिर्ज़ा को ये ख़्याल गुज़रा कि जब वो साबिक होंगे या शायद इक़्तिदार में ही, तो कुदरतुल्लाह उन पर भी एक ऐसा ही मज़मून लिखें, और इसी वजह से उनकी सरकारी रैंक में बतौर रिश्वत इज़ाफ़ा कर दिया गया और कुदरतुल्लाह ने इस तरक्की को चुपचाप तस्लीम भी कर लिया। शहाबनामा ये उनके नवाजे हुए अदीबों ने कभी ये नहीं लिखा कि कुदरतुल्लाह ने खुशामदी मज़मून की वजह से इस तरक्की से इनकार किया हो या इसे मुस्तरद किया हो। सिकंदर मिर्ज़ा की ये ख्वाहिश मगर पूरी ना हो सकी। कुदरतुल्लाह शहाब का कलम ऐवान सदर में ज़रूरत के मुताबिक चलता था। जब तक सिकंदर मिर्ज़ा रहे उन्होंने कोई मज़मून नहीं लिखा, क्योंकि वो ये भांप चुके थे कि पाकिस्तान का असल हुक्मरान दरअसल जनरल अयूब थे। हकीकत तो ये है कि सिकंदर मिर्ज़ा को कुदरतुल्लाह का नवाजने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हुआ, क्योंकि कुदरतुल्लाह ने उन पर कोई खुशामदी मज़मून नहीं लिखा। बल्कि जब जनरल अयूब ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा जमा लिया, पहले कुदरतुल्लाह की मुरीदी इख्तियार की और फिर उन्हें ऐवान सदर से निकालने का फ़ैसला किया, तो तब कुदरतुल्लाह का कलम हरकत में आया और उन्होंने जनरल अयूब के नाम लिखे ख़त में सिकंदर मिर्ज़ा के ज़माने का ज़िक्र किया। एम बी खालिद की किताब में लिखा है, मैंने उस वक्त के सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा की खिदमत में इस्तीफ़ा पेश कर दिया, क्योंकि मैंने महसूस किया था कि मैं उन हालात में सर्विस से निबाह नहीं कर सकूँगा। मैं इस कदर परेशान था कि दिल चाहता था कि मुल्क छोड़कर जला वतनी इख्तियार कर लूँ, चाहे हुकूमत मेरी पेंशन ही क्यों ना ज़ब्त कर ले। लेकिन मुझे मुलाजमत छोड़ने की इजाज़त ना मिली। फिर 1958 में इनकलाब रूनुमा हुआ और इसके साथ ही मेरे सर्विस कैरियर का खुशगवार तरीन दौर शुरू हो गया, जो अभी तक जारी है। कुदरतुल्लाह शहाब सिकंदर मिर्ज़ा के दौर को असाब शिकन दौर करार देते हैं। वो सिकंदर मिर्ज़ा से इतने मुतनफ़र थे कि अपने फ़राइज़ मनसबी भी दुरुस्त तौर पर अदा नहीं करते थे। बतौर एक सिविल सर्वेंट उनका काम इनकलाब यानी मार्शल का इस्तकबाल करना नहीं था, सियासतदानों की खुशामदें करना नहीं था, आर्मी के जर्नल जो थे उनकी खुशामद करना नहीं था, उन पर मज़ामीन बांधना नहीं था। मगर वो सिकंदर मिर्ज़ा के लिए जो तकारीर लिखा करते थे उसमें भी डंडी मारने लगे। एक ही तकरीर के अल्फाज बदलकर काम चोरी करते, इसी वजह से अक्सर सिकंदर मिर्ज़ा को सुबकी का सामना भी करना पड़ता। मगर कुदरतुल्लाह शहाब बड़े फ़ख्र से अपनी इस हरकत को, काम चोरी को तस्लीम करते थे।
सिकंदर मिर्ज़ा का दौर कुदरतुल्लाह शहाब के लिए बहुत मुश्किल था। गुलाम मोहम्मद के ज़माने में मिस बोरल उनकी इज़्ज़त लूटने के लिए घात में बैठी हुई थी, और सिकंदर मिर्ज़ा के ज़माने में उनकी अहलिया नाहिद मिर्ज़ा के हवाले से भी कुदरतुल्लाह शहाब अजीबो-गरीब कैफ़ियत का ज़िक्र करते थे। मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलख नगरी में लिखा है, कुदरत पर छलकन की कैफ़ियत तारी हो चुकी थी। वो चुप हो गया, फिर सर उठाकर बोला, कराची में बेगम मिर्ज़ा ने मुझे ज़िच कर रखा था। वो फाउल प्ले था, उसके हाथ में तलवार थी, मैं नहित्ता था। मैं अपना हथियार बरत नहीं सकता था। मेरी पोजीशन ऐसी थी, एहतराम हामिल था, तहज़ीब हामिल थी। मैं भगोड़ा था, वो खामोश हो गया। कुदरतुल्लाह शहाब की दास्तान हयात अभी जारी है, और तीसरी एपिसोड में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रूहानियत के सिलसिला वैसिया में कुदरतुल्लाह शहाब की हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सिफारिश से कैसे एंट्री हुई। जर्मन भाभी ने ख़त के ज़रिए कुदरतुल्लाह शहाब को खुशखबरी सुनाई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली है। 25 साल तक 90 नामी रूहानी ताकत के साथ ख़तो किताबत। 90 ने नाराज़ होकर सज़ा सुनाई कि आधे घंटे तक कुदरतुल्लाह शहाब के बाजू और टांगें जिंदा सांप से बांध दिए जाएं। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी रूह को जिस्म से निकाल लिया करते थे। जनरल अयूब दरअसल कुदरतुल्लाह शहाब के मरीद थे, और रूहानी सिलसिला उनके मार्शल्लाह से पहले शुरू हो चुका था। कुदरतुल्लाह शहाब ने अपने नवाजे हुए दानिश्वरों अशफाक अहमद, जमीलुद्दीन आली, मुमताज़ मुफ्ती वगैरह के साथ मिलकर जनरल अयूब के हक में प्रोपेगेंडा करने का कभी गुनाह किया। कुदरतुल्लाह शहाब जनरल अयूब के सामने यस सर बोलने वाले हजूरिये और अदना से मुंशी थे, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के नाम के साथ इस्लामी जमहूरिया लगाने का क्रेडिट क्या कुदरतुल्लाह शहाब को जाता है। अगर आपको जिस दिन की ये वीडियो पसंद आई है और आप इसी चैनल की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।